हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंश्योरेंस या भारत में बीमा क्षेत्र। बीमा क्षेत्र क्या होता है, बीमा की अवधारणा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और भारत में बीमा क्षेत्र को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, उसके बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास रहने वाली है ये इकोनॉमी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारी क्लास रहने वाली है। और इस इकोनॉमी स्पेशल बैच में हमने YouTube पर इकोनॉमी का जो पूरा सिलेबस है, जो कि सिविल सेवा से संबंधित है, मुख्यतः आईएएस और स्टेट सिविल सेवा से संबंधित जो भी इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं उनको पूर्णतः निशुल्क हमने YouTube पर डाला है। उसी कड़ी में ये आज की हमारी क्लास है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इंश्योरेंस या बीमा आखिर होता क्या है। देखिए, बीमा का तात्पर्य है जोखिम को कम करना, और इस जोखिम को कम करने के बदले बीमा कंपनियां क्या करती हैं, प्रीमियम लेती हैं। तो कहने का तात्पर्य है एक निश्चित शुल्क लेके यदि किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के जोखिम को बीमा कंपनियां उठा लेती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस या बीमा कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, ये क्या करता है, इसकी आय कितनी है, 10,000 रुपए सालाना, 10,000 रुपए महीना क्या है इसकी आय है, तो सालाना आय इसकी हो जाती है 1,20,000 रुपए। और ये मान के चलें कि ये अपने जीवन काल में कितने साल काम करेगा, 30 साल काम करेगा, तो उस हिसाब से इसकी जो आय हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 36 लाख रुपए। जीवन भर की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 36 लाख रुपए। अब इस आय का क्या करें, इस आय का गणना करके यदि बीमा कंपनियां इस व्यक्ति से एक निश्चित प्रीमियम लेके और 36 लाख रुपए का बीमा यदि इसे दे देती हैं तो इस गतिविधि को ही क्या कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। बदले में क्या दिया जाएगा, यदि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से तो 36 लाख रुपए जो इसके जीवन भर में ये कमाता, उस आय के हिसाब से बीमा कंपनियां इसको भुगतान करती हैं और बदले में प्रति वर्ष या प्रति महीने के हिसाब से इससे क्या लेती हैं, प्रीमियम लेती रहती हैं। तो ये पूरी की पूरी गतिविधि क्या कहलाती है, बीमा कहलाती है। वस्तु का भी बीमा किया जाता है और साथ ही व्यक्ति के जीवन का भी बीमा किया जाता है। इस आधार पर बीमा अलग अलग प्रकार का होता है, उसे हम आगे समझने वाले हैं जब हम बीमा के प्रकार की बात करेंगे, इंश्योरेंस के प्रकार की बात करेंगे तब। आगे समझते हैं इंश्योरेंस से संबंधित या बीमा क्षेत्र से संबंधित एक शब्द के बारे में, जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का तात्पर्य है जितना भी कुल बीमा किसी व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है, पूरे देश में व्यक्तियों द्वारा बीमा के बदले जो प्रीमियम चुकाया जाता है वह प्रीमियम, और उस प्रीमियम में जब हम भाग दे दें किसका, देश की कुल जीडीपी का भाग दे दें, तो वो उस देश का क्या कहलाता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहलाता है। और एक खास ध्यान देने योग्य बात यहां जो है वो है कि भारत का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम है और 3.69% है। यानी कि जो कुल प्रीमियम अदा करा जाता है बीमा के बदले ग्राहकों द्वारा, वो जीडीपी का केवल कितना है, 3.69% ही है, जो कि विकसित देशों की अपेक्षा काफी कम प्रतीत होता है। अगला शब्द जो इंश्योरेंस से संबंधित है वो है इंश्योरेंस डेंसिटी या बीमा घनत्व। बीमा घनत्व क्या होता है, प्रीमियम, जो कुल प्रीमियम ग्राहकों द्वारा अदा किया जाता है उसमें जब देश की जीडीपी का भाग दे दिया जाता है तो वो उस देश के लिए बीमा घनत्व या इंश्योरेंस डेंसिटी कहलाता है। तो ये दो शब्दों के बारे में बात की जो बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं बीमा क्षेत्र के प्रकार के बारे में या इंश्योरेंस या बीमा के प्रकारों के बारे में। तो मोटे तौर पर इंश्योरेंस या बीमा को जीवन बीमा, सामान्य बीमा, पुनः बीमा और कुछ अन्य प्रकार के बीमाओं में या इंश्योरेंस में बांटा जा सकता है। एक एक करके सभी को हम समझने वाले हैं। अदर बीमा की बात करें या अन्य बीमा की यदि बात करें तो उसके अंतर्गत कृषि बीमा, यदि फसल का बीमा किया जाता है उसे कृषि बीमा कह दिया जाता है। जमा पर बीमा, बैंक में जो राशि ग्राहकों की जमा की जाती है, बैंक द्वारा जो राशि ग्राहकों की जमा की जाती है, यानी बैंक में जमा ग्राहकों की राशि का जो बीमा बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कहलाता है। और एक अन्य प्रकार है एक्सपोर्ट इंश्योरेंस, जिसे निर्यात बीमा कहते हैं। निर्यात बीमा का तात्पर्य है निर्यातकों द्वारा जब अपने माल का एक देश से दूसरे देश में निर्यात किया जाता है तो इस निर्यात में जो जोखिम होता है, माल के किसी दुर्घटना के कारण नष्ट हो जाने का जो जोखिम रहता है, उस जोखिम को कम करने के लिए जो बीमा किया जाता है उसे एक्सपोर्ट इंश्योरेंस या निर्यात बीमा कहा जाता है।
आइए सभी प्रकार के बीमाओं को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा। तो जीवन बीमा में क्या किया जाता है, व्यक्ति की बीमा किया जाता है, व्यक्ति की बीमा या कह सकते हैं व्यक्ति का इंश्योरेंस किया जाता है, और ये व्यक्ति की आय के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, आय के आधार पर किया जाता है। प्रीमियम व्यक्ति से लिया जाता है और एक निश्चित राशि क्या किया जाता है, दुर्घटना में एक निश्चित राशि का बीमा, और ये निश्चित राशि किस पे आधारित होती है, व्यक्ति की आय पर आधारित होती है। और व्यक्ति की दुर्घटना या अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो ये निश्चित राशि व्यक्ति को क्या हो जाती है, मिल जाती है। यदि क्या हो जाती है, किसी प्रकार की दुर्घटना या इसकी मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था में ये राशि से मिल जाती है। तो ये संपूर्ण गतिविधि क्या कहलाती है, जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है। भारत में जीवन बीमा का जो क्षेत्र था वो एक असंगठित प्रकार का क्षेत्र था 1956 से पहले, और 1956 में पहली बार जीवन बीमा का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, लोगों को जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए एक संस्था बनाई गई 1956 में, जिसका नाम था LIC। बहुत बार आपका नाम सुना हुआ होगा। LIC का तात्पर्य है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम नाम से एक संस्था बनाई गई जो किस में कार्य करेगी, जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य करेगी। LIC न केवल बीमा क्षेत्र में कार्य करता है, अपितु बीमा के बदले लोगों से जो प्रीमियम प्राप्त होता है उस प्रीमियम को ये क्या करता है, बाजार में निवेश करता है। इसलिए LIC न केवल एक बीमा करता है अपितु देश में ये एक निवेशक या इन्वेस्टर की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, वर्तमान की स्थिति देखें तो जीवन बीमा जो प्रदान किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस जो प्रदान किया जाता है, वो न केवल LIC अपितु निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों या प्राइवेट कंपनियों भी द्वारा भी प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान में सरकारी और निजी, LIC और निजी कंपनियां दोनों ही क्या करती हैं, जीवन बीमा के क्षेत्र में भारत में कार्यरत है। अगले प्रकार का बीमा है सामान्य बीमा, और इसके अंतर्गत क्या करा जाता है, किन्हीं वस्तुओं का या माल का क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने घर का बीमा करवा लिया, कोई व्यक्ति अपने कार का बीमा कराता है, तो इस प्रकार के जो बीमा कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा कहलाते हैं। और सामान्य बीमा का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपने देखा जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1956 में, जबकि सामान्य बीमा का जो क्षेत्र है उसका राष्ट्रीयकरण 1971 में किया गया। और साधारण बीमा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी का नाम था GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और ये जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन थी, इस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नीचे 4 अन्य कंपनियां कार्य करती थी। यानी GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो क्या थी, एक होल्डिंग कंपनी थी, और इस होल्डिंग कंपनी के नीचे 4 अन्य कंपनियां भी क्या करती थी, कार्य करती थी, जो कि बीमा प्रदान करने का कार्य करती थी। तो ये 4 कंपनियां कौन कौन सी थी, सबसे पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एक सेकंड नंबर थी ओरिएंटल इंश्योरेंस, और थर्ड नंबर की जो कंपनी थी वो थी यूनाइटेड इंश्योरेंस, और फोर्थ नंबर नेशनल इंश्योरेंस। ये चारों बीमा कंपनियां क्या करती थी, साधारण बीमा के क्षेत्र में कार्य करती थी, और इन चारों के ऊपर एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था GIC। ये इन चारों की क्या थी, होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करती थी। ये बात करी हमने सामान्य बीमा की। लेकिन सामान्य बीमा के क्षेत्र में एक परिवर्तन करते हुए सरकार ने वर्ष 2000 में क्या किया, GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि क्या करती थी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आपने देखा इसके नीचे क्या करती थी, 4 कंपनियां क्या करती थी, काम करती थी। इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। कब, वर्ष 2000 में। और अब ये जो GIC है ये होल्डिंग कंपनी नहीं रही, यानी कि ये चारों कंपनियां स्वतंत्र रूप से केंद्र सरकार के अधीन आके अब बीमा का कार्य करने लगी। चारों कंपनियों को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। पहले किसके अधीन थी, GIC के, और GIC केंद्र सरकार के अधीन थी। अब ये चारों कंपनियां स्वतंत्र रूप से क्या करती हैं, बीमा प्रदान करने का कार्य करती हैं, जबकि GIC का रोल या जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का रोल
वर्ष 2000 में बदल कर क्या कर दिया गया, री इंश्योरेंस का कर दिया गया। री इंश्योरेंस प्रदान करने का यानी पुनः बीमा प्रदान करने का कार्य इसका कर दिया गया। पुनः बीमा का तात्पर्य है बीमा कंपनियों द्वारा जो बीमा किया जाता है उन बीमा कंपनियों का भी यदि बीमा कर दिया जाए तो उसे री इंश्योरेंस या पुनः बीमा कहा जाता है। और यह कार्य सन 2000 में, वर्ष 2000 में किसको दे दिया गया, जीआईसी को दे दिया गया। यह बात हुई सामान्य बीमा की या साधारण बीमा की। अब जो टर्म हमने अभी पढ़ा री इंश्योरेंस या पुनः बीमा, उसके बारे में देखते हैं। पुनः बीमा का जो कार्य किया जाता है अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा किया जाता है, भारत में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एक क्या है, कंपनी है। इसके अलावा 4 अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा भी क्या किया जाता है, पुनः बीमा का कार्य भारत में किया जाता है। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं, पहली स्विस री इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी म्यूनिच, तीसरी हैनोवर और चौथी स्कोर। तो कहने का तात्पर्य है कंपनी का नाम आपको याद नहीं रखना, जरूरी नहीं है कि आप इनका नाम याद रखें कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में री इंश्योरेंस का कार्य करती हैं, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि न केवल जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपितु अन्य बीमा कंपनियां भी भारत में क्या करती हैं, री इंश्योरेंस या पुनः बीमा का कार्य करती हैं। आगे चलते हैं और कुछ अलग प्रकार के अन्य प्रकार के जो बीमाओं की हमने बात की थी उसमें पहला जो प्रकार है वो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस या कृषि बीमा। और कृषि बीमा के अंतर्गत किसान जो अपनी फसल बोता है उसका क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है। किसी कारण से फसल का वांछित उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन में कमी रहती है या पूर्णतः उत्पादन नष्ट हो जाता है उत्पादन होने के पश्चात, तो उसके लिए जो बीमा किया जाता है वो कृषि बीमा कहलाता है। और भारत में ये जो बीमा करने वाली कंपनी है कृषि के क्षेत्र में वो है AICIL, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये AICIL नाम की कंपनी केंद्र सरकार द्वारा 2002 में स्थापित की गई थी। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो AICIL एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो शेयर होल्डिंग थी 35% शेयर होल्डिंग किसकी थी, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की थी, जबकि नाबार्ड की 30% हिस्सेदारी और 4 जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी हमने देखी थी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी और अन्य 2 इंश्योरेंस कंपनी जो केंद्र सरकार के अधीन थी, उनकी हिस्सेदारी 8.75% प्रत्येक कंपनी के हिसाब से थी। तो ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस या कृषि बीमा की हमने बात की। अब हम बात करेंगे बीमा के अगले प्रकार जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक में पैसा जमा। अब क्या हो जाए, मान लो ये बैंक क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए या ग्राहकों को पैसा देने से मना कर दे, पैसा वापस देने से मना कर दे, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या प्रावधान है कि ग्राहकों को इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पैसा देती है। कितना पैसा देती है, अधिकतम 5 लाख रुपए। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1962 में हुई थी और 1962 में इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम से एक संस्था बनाई गई। उसके बाद 1971 में क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम से एक अन्य संस्था इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए बनाई गई। 1978 में इन दोनों को मिलाकर DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बना दिया गया और वर्तमान में ये DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा क्या किया जाता है, बैंकों में जो जमा पैसा है ग्राहकों का उस पर बीमा प्रदान किया जाता है। कैसे किया जाता है, यदि बैंक क्या करता है, दिवालिया हो जाता है, पैसा वापस देने से ग्राहक को मना कर देता है, तो ग्राहक को बीमा कंपनी पैसा देती है। कितना पैसा देती है, अधिकतम तो कितना, 5 लाख रुपए। पहले ये 1 लाख रुपए था लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए। अधिकतम 5 लाख रुपए पैसा दिया जाता है। तो पैसा कितना दिया जाएगा ग्राहक को, या तो उसकी वास्तविक जमा या अधिकतम 5 लाख रुपए। अब मान लो वास्तविक जमा किसी ग्राहक की कितनी है, 20 लाख रुपए है, तो उसको कितना रुपया मिलेगा बीमा कंपनी की तरफ से, 5 लाख रुपए ही मिलेगा, क्योंकि अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ही क्या करती है, बीमा देती है बीमा कंपनियां। यदि किसी ग्राहक के मान लो कितने रुपए जमा है, 1 लाख रुपए जमा है, तो क्या मिलेगा, इसको 1 लाख रुपए ही बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। यानी कि आइदर डिपॉजिट अमाउंट और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, यानी अधिकतम कितना पैसा दिया जा सकता है, 5 लाख,
या फिर क्या दी जाएगी, वास्तविक जमा 5 लाख से नीचे जो भी ग्राहक की है उसका बीमा इस कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बात की जमा पर बीमा की। अब अगला जो बीमा का प्रकार है वो है निर्यात बीमा, या इसे कहा जाता है एक्सपोर्ट इंश्योरेंस। जैसा मैंने आपको बताया, जब निर्यातक अपने माल का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और उस दौरान क्या रहता है, जो जोखिम रहता है, परिवहन में जोखिम रहता है, दुर्घटना का जोखिम रहता है, माल नष्ट होने का जोखिम रहता है, माल नष्ट होने का क्या रहता है, जोखिम रहता है। तो निर्यातक क्या करते हैं, निर्यातक क्या करा लेते हैं, ये जो निर्यातक होते हैं वो अपने इस माल का क्या करा लेते हैं, बीमा करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और इंश्योरेंस करवाने के पश्चात यदि जोखिम या दुर्घटना में माल नष्ट होता है तो उसकी भरपाई किसके द्वारा की जाती है, बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। तो यही निर्यात बीमा का कॉन्सेप्ट है। और भारत में निर्यात के क्षेत्र में जो बीमा प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, दो बॉडी द्वारा किया जाता है, दो निकायों द्वारा किया जाता है, एक ईसीजीसी और एक एनईआईए। ईसीजीसी का तात्पर्य है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। दूसरी जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है वो है एनईआईए, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। ये दोनों ही क्या करती हैं, निर्यातकों को अपने जो निर्यात करने वाला माल है उसके जोखिम को कम करने के लिए बीमा प्रदान करती हैं। ये बात करी हमने बीमा क्षेत्र के विभिन्न प्रकारों की। अब भारत में जो बीमा क्षेत्र में मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है, यानी बहुत कम लोगों द्वारा क्या लिया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है। तो बीमा क्षेत्र में कुछ सुधार करने के लिए एक कमेटी सरकार द्वारा बनाई जाती है। उस कमेटी का नाम होता है मल्होत्रा कमेटी। और मल्होत्रा कमेटी भारत में इंश्योरेंस के सेक्टर में सुधार करने के लिए सुझाव देती है। क्या सुझाव दिए जाते हैं, आइए देखते हैं। पहला सुझाव जो मल्होत्रा कमेटी देती है वो ये देती है कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में या निजी या बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को कार्य करने की अनुमति दी जाए, यानी प्राइवेट सेक्टर को इंश्योरेंस सेक्टर या बीमा क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति मिले। दूसरी सिफारिश देती है कि बीमा कंपनियों में जो सरकार का स्वामित्व है, जैसे एलआईसी और जीआईसी की हमने बात की थी, उनमें जो सरकार का स्वामित्व है उसको क्या किया जाए, धीरे धीरे कम किया जाए। उसके अलावा बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए, कैसे नियंत्रण में रखने के लिए कि बीमा कंपनियां जो प्रीमियम लेती हैं उसके बदले जब ग्राहकों को जोखिम के कारण नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियां प्रॉपर रूप से करें, उसके लिए एक नियामक या नियंत्रक होना चाहिए जो कि बीमा क्षेत्र की कंपनियों को नियंत्रित करे, यानी कि बीमा क्षेत्र हेतु एक विनियामक या रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। उसके बाद मल्होत्रा कमेटी क्या कहती है कि बीमा क्षेत्र में जो काम करने वाली 4 सरकारी कंपनियां हैं उनको जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या जीआईसी से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। और कुछ जो सुझाव इसके द्वारा दिए गए थे वो ये थे कि बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों की अनुमति, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा। अब सरकार ने उस पर क्या स्टेप्स लिए, सरकार ने 1999 में क्या कर दिया, बीमा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को, बीमा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया, अलाउड कर दिया। और 1999 से बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियां भी बीमा की सुविधा प्रदान कर रही हैं। साथ ही साथ बीमा क्षेत्र के रेगुलेटर या नियंत्रक के रूप में किसकी स्थापना की, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम से क्या करी, एक संस्था की स्थापना करी। वर्ष 2000 में जीआईसी को क्या कर दिया गया, होल्डिंग कंपनी, जो 4 सरकारी कंपनी की होल्डिंग कंपनी थी जीआईसी, उसको होल्डिंग कंपनी के रोल से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और अब इसे केवल क्या बना दिया गया, री इंश्योरेंस देने वाली संस्था या पुनः बीमा प्रदान करने वाली संस्था बना दिया गया। कुछ और सुधार जो किए गए, सरकार की जो हिस्सेदारी थी सरकारी बीमा कंपनियों में उसको धीरे धीरे क्या किया गया, घटाया गया। और 2011 से जो हेल्थ सेक्टर था उसमें क्या कर दिया गया, बीमा के क्षेत्र में पोर्टेबिलिटी प्रदान की गई। पोर्टेबिलिटी कैसे, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी ए का क्या ले लिया गया, प्लान ले लिया, इसने कंपनी ए का प्लान ले लिया, किसका, बीमा का, ठीक है। अब ये क्या, प्लान लेने के बाद में इसे समझ आता है कि कंपनी बी इसे ज्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, तो ये क्या है, अब इस कंपनी ए से कंपनी बी में जा सकता है अपनी इंश्योरेंस अवधि के बीच में भी। जैसे हम मोबाइल नंबर चेंज कराते हैं,
जियो से हम एयरटेल में चले जाते हैं बिना नंबर चेंज हुए ही। इसी तरह पॉलिसी नंबर चेंज हुए बिना एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाया जा सकता है हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में। साथ ही साथ बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार 2015 में एक कानून बनाती है जिसका नाम होता है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015, बीमा संशोधन अधिनियम 2015। और इस कानून के माध्यम से भी बीमा के क्षेत्र में कुछ सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। आइए देखते हैं क्या था ये कानून, किस प्रकार के सुधार बीमा के क्षेत्र में इसके द्वारा किए गए। पहला जो प्रावधान था इस कानून का वो था कि बीमा के क्षेत्र में जो FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जो सीमा है वो पहले जो कि 26% थी उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 49% कर दी गई। यानी अब भारत में बीमा क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनी है उसमें 49% तक की हिस्सेदारी विदेश से आ सकती है, फॉरेन से आ सकती है। साथ ही साथ जो सरकारी बीमा कंपनियां थी उनको सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की और कहा कि अपने लिए धन की व्यवस्था करने के लिए सरकारी बीमा कंपनियां क्या कर सकती हैं, अपने स्तर पर कार्य कर सकती हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर पहले जो जुर्माने की राशि थी वो कम थी, अब जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई ताकि बीमा क्षेत्र की जो कंपनियां कार्य कर रही हैं वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करें, बेहतर रूप से करें, अन्यथा उनसे भारी मात्रा में जुर्माने की राशि ली जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ सुधार इस कानून के माध्यम से बीमा के क्षेत्र में किए गए। कुछ और सुधारों की बात करें तो इस कानून के तहत यह अनिवार्य किया गया कि जो भी बीमा कंपनियां बीमा की पॉलिसी देगी वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में देनी उन्हें अनिवार्य होगी। इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्ट कॉपी के रूप में बीमा देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ यदि मोटर बीमा किया जाएगा यानी कार इंश्योरेंस जब कराया जाता है तो कार इंश्योरेंस में क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवाना आवश्यक कर दिया गया। अगला जो सुधार किया गया, पुनः बीमा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ये इस कानून में प्रावधान किए गए। तो ये कुछ सुधार मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 2015 के बीमा संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए। उसके अलावा जो IRDA था उसका नाम इस कानून के तहत क्या किया गया, IRDAI कर दिया गया, अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले ये आई नहीं लगा हुआ था, अब इस आई को लगा दिया गया। ठीक है, ये सुधार किया गया। साथ ही IRDA द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे उनकी अपील के लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम था SAT, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अर्थात IRDA के निर्णय से यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो किस में अपील कर सकता है, SAT में जाकर अपील कर सकता है। ठीक है, IRDA की हमने बात की। IRDA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, IRDAI कर दिया गया, बीमा संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। आइए देखते हैं IRDAI के बारे में, जो कि बीमा क्षेत्र का क्या है, नियंत्रक है, रेगुलेटर है। IRDA की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1999 में होती है। कौन से कानून के द्वारा होती है, IRDA एक्ट 1999 के द्वारा। हालांकि बाद में जो संशोधन अधिनियम 2015 का आया था उस 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा इस IRDA का नाम क्या कर दिया जाता है, IRDAI कर दिया जाता है। IRDA का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, हैदराबाद में है। बात करें इसकी संरचना की तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में से 2 सदस्य क्या होते हैं, फुल टाइम होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं, जबकि 3 सदस्य अंशकालिक या पार्ट टाइम मेंबर IRDA में होते हैं। ये था IRDA, भारत में बीमा क्षेत्र का नियंत्रक। बीमा क्षेत्र के बारे में हमने देख लिया। बीमा क्षेत्र की भांति ही भारत में पेंशन क्षेत्र भी कार्यरत है। और पेंशन का तात्पर्य है, सबसे पहले हम पेंशन के तात्पर्य देखें तो व्यक्ति को मिलने वाली क्या है, ये एक सामाजिक सुरक्षा है। व्यक्ति को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा, व्यक्ति के रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि व्यक्ति को प्राप्त होती है। किस रूप में,
महीना दर महीना मासिक रूप से, उसे ही क्या कहा जाता है, पेंशन कहा जाता है। और भारत में पेंशन का जो क्षेत्र है उसको नियंत्रित करने वाली संस्था का जो नाम है वो है PFRDA, जिसे कहा जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना 2003 में होती है। 2003 में ये कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित होता है। देखिए, कोई भी संस्था क्या हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, कार्यकारी प्रकार की हो सकती है, जो कि कार्यकारी आदेश से क्या होती है, स्थापित होती है। दूसरा संस्था क्या हो सकती है, सांविधिक प्रकार की हो सकती है। तो सांविधिक प्रकार की संस्था कौन सी होती है, ऐसी सभी संस्थाएं जो क्या होती हैं, संसद के या विधानसभा के किसी कानून से स्थापित होती हैं। संसद या विधानसभा कानून से स्थापित होती हैं, वो क्या होती हैं, सांविधिक संस्था होती हैं। और तीसरा प्रकार होता है संवैधानिक संस्था, ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन स्वयं संविधान में किया गया है, जैसे चुनाव आयोग, जैसे CAG, ठीक है, वैसे संस्थाएं क्या होती हैं, संवैधानिक संस्था। हमने पढ़ा था इरडा की स्थापना कानून के द्वारा होती है, तो इरडा कैसी संस्था थी, सांविधिक संस्था, अपनी स्थापना के समय से ही। जबकि PFRDA की स्थापना ना तो संसद के कानून से होती है, ना ही संविधान में इसका वर्णन होता है। इसका मतलब ना तो ये संवैधानिक संस्था ना सांविधिक संस्था थी, ये कार्यकारी आदेश से स्थापित हुई। लेकिन 2013 में PFRDA एक्ट बना दिया गया, यानी इस संस्था को अब कैसा रूप दे दिया गया, सांविधिक या स्टेचुरी बॉडी 2013 में बना दिया गया। तो आपको तथ्य ध्यान रखना है, PFRDA की स्थापना के समय यह सांविधिक या स्टेचुरी बॉडी नहीं थी, लेकिन 2013 में इसे स्टेचुरी बॉडी या सांविधिक संस्था बना दिया गया संसद द्वारा एक कानून PFRDA एक्ट पास करके। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो है PFRDA का वो दिल्ली में है। बात करें इसकी संरचना की तो PFRDA में एक चेयरमैन और 6 सदस्य होते हैं। तो पेंशन क्षेत्र के जो विनियामक है, रेगुलेटर है PFRDA, उसके बारे में हमने बात की। अब हम देखेंगे कि बीमा के क्षेत्र में जो कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं उनके बारे में संक्षिप्त परिचय हम यहाँ लेंगे। तो इस प्रकार की पहली योजना जिसे हम पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा PMJJBY, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तीसरा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसका जो फेमस नाम है, प्रसिद्ध नाम है, वो है आयुष्मान भारत योजना। और अगली है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आइए एक एक करके सभी योजनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। एक कंपैरिजन के माध्यम से, एक तुलना के माध्यम से इन दोनों योजनाओं को देखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्ति को बीमा प्रदान किया जाता है और इस बीमा प्रदान करने के बदले जो प्रीमियम लिया जाता है वो मात्र 12 रुपये लिया जाता है। जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ये प्रीमियम कितना होता है, 330 रुपये। जो कुल बीमा प्रदान किया जाता है वो कितने रुपए की राशि का, 2 लाख रुपए की राशि का प्रदान किया जाता है। कहाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। जबकि जीवन ज्योति बीमा योजना में भी ये राशि कितनी है, उतनी ही 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ये जो बीमित राशि है वो व्यक्ति को कब मिलती है, यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या व्यक्ति क्या हो जाए, अपंग हो जाए। जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत राशि कब मिलती है, जब व्यक्ति की किसी भी कारण से क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेने के लिए जो पात्र व्यक्ति है वो 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति हैं, जबकि जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति योग्य हैं। इसके अलावा अगली जो बहुत ही लोकप्रिय बीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कीम सरकार द्वारा लाई गई, उसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसे कहा जाता है आयुष्मान भारत योजना। और इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार क्या कर रही है, 50 करोड़ लोगों के लिए क्या कर रही है, 50 करोड़ लोगों के लिए बीमा प्रदान करेगी सरकार अपनी ओर से। और कितने रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार देगी। यानी 5 लाख रुपए तक का खर्चा यदि इलाज में आता है तो वो सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, बीमित रहेगा। इस प्रकार की योजना थी
आयुष्मान भारत योजना के नाम से। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पूर्व एक संस्था NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है उस नाम से क्या करती थी, कार्य करती थी। लेकिन अब इस NIAS का नाम क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो AICIL यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। क्या क्या प्रावधान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो शुरू हुई थी ये 2016 में हुई थी और अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए प्रीमियम की दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अलग अलग है। किस प्रकार के प्रीमियम दरें हैं? खरीफ की फसलों के लिए जो प्रीमियम की दर है वो कितनी है, 2% है। रबी की फसलों के लिए 1.5%, हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी जो फसल हैं उनके लिए प्रीमियम की दर 5% है। और विशेष बात कि यहाँ जो फसल का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया जाता है वो न केवल यील्ड लॉस यानी उत्पादन के नष्ट होने पर दिया जाता है, अपितु उत्पादन या फसल बो नहीं पाए किसान, फसल बो ही नहीं पाए, बो नहीं पाए, उस स्थिति में भी क्या किया जाता है, बीमा कंपनी द्वारा बीमा या नुकसान की भरपाई किसान की जाती है। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट या उपज के पश्चात भी यदि क्या हो जाती है, उपज के पश्चात भी यदि फसल नष्ट हो जाती है तो उस स्थिति में भी बीमा कवरेज बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है। ये थी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने बीमा क्षेत्र के प्रकार, बीमा की अवधारणा और सरकार की बीमा क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाओं की बात की। मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।